वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में वेलकम है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम फिर से 20 क्वेश्चन देखने वाले हैं कंटेंट के, जो पूछे गए थे 4 जनवरी 2022 में। और ये हमारी क्लास 13 है और हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट साइंस 2022 के लिए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी सीरीज़ देख रहे हैं 2021 की। सबसे पहले हम कंटेंट के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं और उसके बाद हम पेडागोजी के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये क्लासेस जो भी बच्चे सीटेट साइंस 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी ने स्टार्टिंग से क्लासेस नहीं देखी हैं, क्योंकि ये क्लास 13 है, तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे, जहां से आप क्लास 1 से देखना शुरू कर देंगे, जहां से हमने स्टार्टिंग की है 16 दिसंबर से, जब आपके पेपर शुरू हुए थे। और आज हम पहुंच गए हैं 4 जनवरी में और देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। An element react with oxygen to give a water soluble compound which turn red litmus blue. This solution is also used to test carbon dioxide gas. The element is, कोई तत्व है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और जल में घुलनशील यौगिक जो है वो बनाता है, और वो क्या कर देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। और आपको पता होना चाहिए लाल को नीला कौन करते हैं, वो आपके बेस करते हैं, वो आपके क्षारक करते हैं। ये बात मैंने बहुत बार बताई है। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात किसकी कर रहे हैं और हमें इसे टेस्ट करना है किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये एलिमेंट है आपका कैल्शियम। एनसीईआरटी में पूरी रिएक्शन की इसकी बात हुई है और जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी तब मैंने पूरा अच्छे से समझाया था। देखिए जो कैल्शियम होता है ना, जब वो आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, 2H2O वाटर के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम CaOH2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है इसे ही हम स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर भी बोलते हैं। एक एक लाइन समझिए, ये सारे पॉइंट्स मैं जो बोल रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर फॉर्म हुआ, ये आपका क्या कहलाता है, ये स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर कहलाता है। अब ये जो लाइम वाटर है, स्लेक्ड लाइम है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट करता है तो ये बबल फॉर्म करता है और साथ में एक नया जो कंपाउंड है ये हमको दे देता है, क्या देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। वहाँ पर फिर क्या फॉर्म होता है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है और ये इनसॉल्यूबल होता है। कैसा होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ H2O पानी जो है वो अलग हो जाता है। तो ये जो पानी के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये पानी को क्या बना देता है, ये पानी को मिल्की बना देता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि पानी मिल्की कब हो जाता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वो कैल्शियम कार्बोनेट पानी को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। और वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पानी में इनसॉल्यूबल होता है। ये सारे पॉइंट से क्वेश्चन बने हैं, इसलिए मैं सबको अच्छे से समझा रही हूँ। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब ये फॉर्म हुई रिएक्शन तो कैल्शियम कार्बोनेट और पानी था, तो पानी के अंदर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये इनसॉल्यूबल होता है, पानी में घुलनशील नहीं होता और ये मिल्की सा पानी में अलग दिखता रहता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे तो ये पानी में सॉल्यूबल हो जाएगा और फिर ये मिल्की नहीं रहेगा। तो ये पूरा इस तरह से प्रोसेस होता है। और ये जो शुरू में स्टार्टिंग में जब हमने कैल्शियम के साथ पानी मिलाया था तो जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो आपका बेस होता है, वो आपका क्षारक हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर OH है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब H+ आयन होता है तो बात अम्ल एसिड की होती है, और जब OH- होता है तो बात बेस की होती है, क्षार की होती है। क्योंकि यहाँ पर OH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये आपका बेस है और बेस ने क्या करा, रेड लिटमस को नीला कर दिया। और यही सॉल्यूशन आपका यूज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट के लिए, और वहाँ से फिर बनता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, जो पानी में इनसॉल्यूबल होता है। तो यहाँ पर जिस एलिमेंट की बात हो रही है वो है कैल्शियम। ऑप्शन 1 सही है। और जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं उनसे क्वेश्चन अगली बार ज़रूर बनेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सब अच्छे से आप माइंड में ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पर आपको दो कॉलम दिए हैं, कॉलम ए और कॉलम बी। कॉलम ए में कुछ विटामिन के नाम दिए हैं और कॉलम बी में जो है उनके कुछ फंक्शन दिए हैं, उनके कुछ प्रकारों के बारे में बताया है। सबसे पहले अगर मैं विटामिन ए की बात करूँ तो ये सीधी सी बात है, हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने के लिए होता है, तो कीप आवर स्किन एंड आई हेल्दी। तो विटामिन ए जो हो जाएगा वो सेकंड से कनेक्ट हो जाएगा, मतलब ए का सेकंड होगा, और ऐसा हमें ना तो इस ऑप्शन में दिख रहा है और ना इस ऑप्शन में दिख रहा है, तो या तो आंसर फर्स्ट है या हमारा थर्ड है। अब और चीज़ों को ना देखते हुए हम सीधा विटामिन डी देखेंगे, क्योंकि हम बहुत बार पढ़ते हैं जो हमारी हड्डियों से रिलेटेड बीमारियां होती हैं जैसे रिकेट्स वगैरह होती है, वो विटामिन डी की कमी से होती है। तो हेल्प बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, तो ये हमारा विटामिन डी ही होगा, तो सी का फर्स्ट होगा, और सी का फर्स्ट हमें पहले ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो हमें सारे ऑप्शन पढ़ने भी नहीं पड़े और हम अपने आंसर पर पहुंच गए। क्यों? क्योंकि बहुत लेंदी पेपर आता है, तो आपको इसी अप्रोच के साथ एग्जाम में जो है अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने होंगे। विटामिन डी क्या हो गया? हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है। और विटामिन सी की बात करें तो ये कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट मैनी डिजीजेज। और एक बात याद रखेंगे, विटामिन सी ऐसा होता है जब हम इसको हीट करते हैं, या जैसे किसी भी सब्सटेंस में अगर विटामिन सी है और हमने उसको गर्म किया तो उसमें से जो विटामिन सी है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो चावल वगैरह हैं उनको धोने से उनके अंदर से विटामिन B1 जो है वो चला जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और विटामिन सी को ही हम एसिड के नाम से जाते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से भी आपका जो क्वेश्चन है वो बन सकता है। एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है, कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है? तो वो हमारा विटामिन डी ही होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में पहले से ही होता है और सन की प्रेजेंस में ये एक्टिवेट हो जाता है, तो एक तरह से हमारी बॉडी में पहले से ही है विटामिन डी, तो ये हमारी बॉडी में हार्मोन की तरह भी काम करती है विटामिन डी। बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट बताए, वो भी इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो एग्जाम में पूछा गया, अच्छे से समझ लीजिए। विच ऑफ द फ्लोइंग मॉडिफिकेशन हेल्प द कैक्टस टू सर्वाइव इन द डेजर्ट कंडीशन? कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है, ये हमको बताना है। लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस, बिल्कुल जो आपकी पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में होती हैं। कैक्टस जो होता है आपका, आपने देखा ही होगा, कैक्टस जो होता है वो कांटेदार होता है। तो पहला ए तो बिल्कुल सही है, और जब ए सही है तो ये ऑप्शन तो क्या हो गया? बाहर हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर सही कंडीशंस बतानी है। स्टेम इज क्या होती है इसकी? सक्लेंट, मतलब रसेदार होती हैं, एंड परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ। देखिए यहाँ पर कुछ प्लांट एक्सेप्शन होते हैं, जैसे हम कहते हैं जो किचन ऑफ द प्लांट होती है वो हमारी पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं। लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में क्या होता है? लीव्स क्या करती हैं? अगर वो फोटोसिंथेसिस करेंगी तो वो बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पर निकलने के चांस होगा। तो वहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स ना करके क्या करती हैं? उनके जो तना होता है, जो उनका स्टेम होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। तो ऐसे ही कैक्टस भी इसी तरह का फंक्शन करता है। इसकी जो स्टेम होती है, जो तना होता है, वो इसका रसेदार होता है, वो इसका सक्लेंट होता है, और वो पत्तियों की तरह कार्य करता है। परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीफ, जो फोटोसिंथेसिस का कार्य कर रही है वो कार्य यहाँ पर तना करता है। तो बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये बात रेगिस्तान के पौधों में देखने को हमें मिलती है। ए भी सही है, बी भी सही है। अब ए और बी दोनों सही हैं, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन बाहर हो गया, या तो फर्स्ट है या फोर्थ है। अब हम सी देखते हैं। स्टेम इज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ वैक्स, पीछे भी मैंने अच्छे से समझाया था जब हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे कि तने पर एक मोटी परत होती है। बिल्कुल डेजर्ट एरिया के जो पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती हैं, या फिर हम तने की बात कर लेंगे, तो उन पर एक मोटी परत होती है। मोटी परत क्यों होती है वैक्स की? ताकि जो पानी है वो ट्रांसपिरेशन जो है, वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो कम हो जाए, और पानी जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो, क्योंकि पानी की वहाँ पर शॉर्टेज होती है। इसलिए उनके ऊपर क्या होती है? थिक लेयर ऑफ वैक्स होती है, जो पानी के बाहर निकलने में, ज़्यादा पानी वहाँ पर वेस्ट ना हो, उसको ट्रांसपिरेशन के रेट को कम करने के लिए वो वहाँ पर होती है। तो सी भी पॉइंट बिल्कुल सही है। ए बी सी दोनों सही, तीनों सही हैं, और 3 ही सही बताने हैं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। रूट लाइज नियर द सरफेस, देखिए सरफेस पर रूट नहीं होंगी, यहाँ पर पानी इजीली अवेलेबल नहीं होता। जो
तो इसलिए जो रूट होती हैं वो डीप इनसाइड द सरफेस होती हैं, सरफेस के बहुत नीचे होती हैं, ना कि सतह के समीप होती हैं। तो ये वाला डी पॉइंट जो है यहाँ पर गलत है। तो करेक्ट सेट जो है वो यहाँ पर क्या होगा, ए, बी और सी, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सर्टेन बॉडी मूवमेंट्स आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ सर्टेन ज्वाइंट, मैच द फ्लोइंग बॉडी मूवमेंट इन कॉलम ए विद टाइप ऑफ ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन कॉलम बी। देखिए शरीर की कई गतियाँ जोड़ों की गति से जुड़ी होती हैं। स्तंभ ए में दी गई शरीर की गति को स्तंभ बी में दी गई गति के लिए उत्तरदायी जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट होते हैं, उनके प्रकार से क्या करना है, हमें उनको मिलाना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है बॉलिंग अ क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल को जब आप बॉल करते हैं तो अपना शोल्डर, जो अपना कंधा होता है, शोल्डर होता है, उसको आप पूरा घुमाते हैं। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए, बहुत बार समझाया है कि वो कौन सा ज्वाइंट, वहाँ पर कौन सी संधि होती है, बॉल और सॉकेट ज्वाइंट होता है। और हिंदी में तो देखिए यहाँ से इसका मैच बड़ी आसानी से हो सकता था, क्योंकि यहाँ पर भी गेंद है और यहाँ पर भी गेंद है, तो गेंद और उल्लूखन संधि होती है। ए का यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका 4 हो जाएगा, और ये हमें पहले और दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया। फिर क्या है, हम सी ऑप्शन देखेंगे पहले। एल्बो मूवमेंट, जो आपकी कोनी होती है, आपने देखा होगा वो ऊपर होती है और नीचे होती है, सेम वैसे ही होती है जैसे दरवाजे में जो हिंज लगे हुए होते हैं, वो भी आगे को और पीछे को होते हैं। तो सेम ऐसी हमारी जो दोनों हाथ में बीच में एल्बो होती है, तो वो भी क्या करती है, हाथ को ऊपर करती है और नीचे करती है। तो सी हमारा क्या होगा, सेकंड ऑप्शन के साथ जाएगा, मतलब हिंज ज्वाइंट। और ये हमको ऑप्शन नंबर 1 में ही देखने को मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मतलब 2 ऑप्शन हमें देखने भी नहीं पड़े और हम फर्स्ट और सी से ही अपने आंसर पर पहुँच गए कि जो बॉलिंग का क्रिकेट बॉल होती है वो बॉल और सॉकेट ज्वाइंट होती है, क्योंकि हम अपने शोल्डर, हम अपने कंधे को घुमाते हैं उसमें पूरी तरह से। अब मैं इसकी भी बात कर लेती हूँ, टर्निंग द हेड इन लेफ्ट और राइट डायरेक्शन। मैंने पीछे वाली क्लास में 1-2 में बताया था कि जब हम हेड को इधर उधर टर्न करते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, तो याद रखिए यहाँ पर हमारे हेड में, हमारे गले की तरफ ये कौन सी संधि होती है, कौन सा ज्वाइंट होता है, ये हमारा पाइवोटल ज्वाइंट होता है। ये अब आगे आप याद भी रखेंगे। और फिर अपर जो मूवमेंट ड्यूरिंग लाफिंग के समय आप देखेंगे जो ऊपरी हिस्सा होता है, जो ऊपरी जॉ होता है, ऊपरी जबड़ा होता है, वो मूव नहीं करता, आपका नीचे वाला जबड़ा मूव करता है। ऊपरी वाला जबड़ा जो होता है, जॉ होता है, वो फिक्स होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, आपका फिक्स्ड ज्वाइंट होता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अ पर्सन शोज स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज, दिस में ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। एक व्यक्ति में रुधिर विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना, त्वचा की बीमारियां दिखें, तो कौन सी कमी के कारण हो सकता है। ऐसी बीमारियां जब भी ग्रोथ से संबंधित आ जाएं तो याद रखिए वहाँ पर प्रोटीन की कमी से ही ऐसी बीमारियां होती हैं। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर सही है। बाकी क्वाशिक्वायर और मैरेस्मस नाम की डिजीज़ भी आपकी प्रोटीन की कमी से ही होती हैं, जिसमें इंसान का पेट बहुत बाहर निकल जाता है और बाकी उसकी पूरी बॉडी जो है वो बहुत ही पतली रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो एग्जाम में पूछा गया, मैच द फ्लोइंग प्लांट इन कॉलम ए विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन कॉलम बी। स्तंभ ए में पौधों का स्तंभ बी में दी गई उनकी प्रजनन की विधि से हमें यहाँ पर जो है मिलान करना है कि उनकी प्रजनन विधि कैसे होती है, कि नया पौधा अगर उगाना है तो वो हम कैसे उगाएंगे। अगर मैं एल्गी की बात करूँ, शैवाल की बात करूँ, तो उनमें क्या होता है, उनमें हमें देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। अब ये कैसे होता है, आपने बहुत सारे बड़े बड़े तालाब देखे होंगे, तो तालाब में आपने देखा होगा पानी के ऊपर हरा 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 पूरे पानी में रहता है। असल में वो हरा हरा क्या होता है, वो एल्गी ही होता है, वो शैवाल ही होता है। अब आपने देखा होगा कि वो पूरे पानी में फैल जाता है। वो पूरे पानी में क्यों फैल जाता है, क्योंकि एक एल्गी वहाँ पर क्या करता है, टूट जाता है और नया एल्गी बन जाता है, फिर नया एल्गी में से फिर वो टूट जाता है और नया एल्गी बन जाता है। तो इस तरह से वो पूरे पानी में फैल जाती हैं। तो एल्गी क्या करते हैं, ये फ्रेगमेंटेशन करते हैं, विखंडन करते हैं। ए का सेकंड होगा, और ए का सेकंड हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, सेकंड या फोर्थ में। तो हमारा आंसर या तो सेकंड है या हमारा आंसर फोर्थ है। उसके बाद अगर मैं फंगाई की बात करती हूँ, तो फंगाई जो होती है वो स्पोर फॉर्मेशन करता है, बीजाणु बनाना होता है। ब्रेड के बारे में हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, तो उसमें जो स्पोर फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से होता है। ऊपर ये एक स्पोर बन जाता है, फिर बाद में क्या होता है, ये फट जाता है और फटने के बाद ये पूरे ब्रेड पर फैल जाता है। तो वो फंगाई होती है। और तो फंगाई हमारा क्या करता है, किस तरह से प्रजनन करता है, ये स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु बनाने के माध्यम से अपना रिप्रोडक्शन, अपना जो प्रजनन है वो करता है। बी का फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन में बी का थर्ड है, तो ये भी बाहर। इसका मतलब आंसर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सारे ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी,
मतलब सारे कॉलम देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम अपने आंसर पर जो है वो पहुंच गए। बाकी डहेलिया की बात करें तो ये नॉर्मल पौधा है, बाय रूट होता है, जड़ों के द्वारा ही इसको उगाया जाता है, इसका प्रजनन होता है। अगर मैं कैक्टस की बात करूं तो ये जो कैक्टस होता है ना, ये डिटैचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट से होता है, शरीर के भाग का अलग होना। शरीर का कोई भाग टूट गया फिर उसको कहीं लगा दिया तो उससे क्या होगा, नया कैक्टस जो है वो उगकर आ जाएगा। जैसे इसकी पत्तियां टूट कर गिर जाती हैं तो उनको लगा देते हैं तो फिर नया कैक्टस जो है वो बन जाता है। जैसे हम ब्रायोफाइलम पत्थर चट्टा के बारे में पढ़ते हैं, सेम कुछ इस तरह से ही यहाँ पर ये कैक्टस जो है डिटैचमेंट ऑफ बॉडी पार्ट से अपना प्रजनन जो है, रिप्रोडक्शन जो है वो करता है। तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, गिवन बिलो आर सब सब्सटेंसेस एंड देयर मोड ऑफ स्टोरेज इन द लेबोरेटरी मैच द करेक्ट आंसर। नीचे कुछ पदार्थ एवं प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधियां यहाँ पर दी गई हैं, तो हमें उत्तर मिलाना है। सबसे पहले अगर मैं सोडियम की बात करूँ, जो कि एक मेटल है, जो कि एक धातु है, बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, जल्दी से बहुत रिएक्ट करता है, किसके साथ, पानी के साथ, विग्रेसली रिएक्ट करता है। ये भी CTET में क्वेश्चन बना है, विग्रेसली रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। कौन, सोडियम। सोडियम विग्रेसली रिएक्ट करता है वाटर के साथ या कोल्ड वाटर के साथ, तो इसलिए हम इसको पानी में नहीं रख के किस में रखते हैं, हम इसको कैरोसिन में रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो ए का आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर 4 होगा, जो कि हमें एकमात्र ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इसी से आप अपने आंसर पर पहुँच गए। बाकी देखिए, अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस आपका नॉन मेटल है, अधातु है, और ये एक ऐसा अधातु है जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये रिएक्ट करते हैं, मतलब हाईली रिएक्टिव नहीं होते, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो बहुत हाई रिएक्टिव होता है एयर के साथ। एयर के साथ जैसे ही कांटेक्ट में आता है ये एक्सप्लोजन करता है। तो इसीलिए हमें उस कांटेक्ट से बचाने के लिए हम फॉस्फोरस को किस में डिबो कर रखते हैं, हम उसको पानी में रखते हैं, जल में रखते हैं। तो सोडियम आपका कैरोसिन के तेल में रखा जाता है क्योंकि वो पानी से रिएक्ट करता है, फॉस्फोरस एयर से रिएक्ट करता है, इसलिए उसको पानी में रखा जाता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम गुटिकाएँ के बारे में बात करें, पैलेट्स के बारे में बात करें, तो वो आपके प्लास्टिक बॉटल में भी रखी जा सकती हैं। और मरकरी के बारे में तो हम पढ़ते ही हैं, पारा थर्मामीटर में रहता है, तो वो देखा होगा आपने, थर्मामीटर कांच का बना होता है। तो मरकरी को हम जनरली किस में रखते हैं, इन ग्लास बॉटल में रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, सर्जन पार्टिसिपेट इन अ मैराथन। जो सर्जन एक व्यक्ति है, उसका नाम सर्जन है, वो पार्टिसिपेट करता है एक मैराथन में, जबकि वो एक रेगुलर वॉकर नहीं है, मतलब नॉर्मली वो ऐसे रनिंग नहीं करता, लेकिन एक मैराथन में वो पार्टिसिपेट करता है। क्रैम्प अकर इन हिज लेग ड्यू टू फास्ट रनिंग। फास्ट रनिंग की वजह से उसके जो क्रैम्प हैं वो आने लगते हैं, मतलब पैर कपकपाने लगते हैं। तो वो क्यों हो रहे हैं, दिस हैपन बिकॉज ए पार्शली ब्रोक डाउन टू बी इन मसल्स। जो ए है वो ब्रोक डाउन हो गया है, किसमें, बी में, हमारी मसल्स में। सर्जन एक मैराथन में भाग लेता है, नियमित रूप से वो सैर नहीं करता, तेज़ दौड़ने में उसकी टांगों में ऐंठन आ जाती है जिससे उसे कपकपाहट होती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में जो ए है वो आंशिक रूप में बी में टूट गई, तो जो हमारा ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, और इसी की वजह से ऐसा होता है कि हमें हमारी मसल्स में क्रैम्प देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एक गर्म जल उष्मक में पैर रखने से उसकी जो ये अवस्था है उसमें कुछ सुधार हुआ, क्योंकि जो बी है वो पूर्णतः सी तथा डी में टूट गया। तो हमें बताना है ABCD यहाँ पर क्या है। जब हॉट वाटर में उसके पैरों को रखा जाता है तो उसकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, उसको जो क्रैम्प हैं वो ठीक हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो बी वहाँ पर लैक्टिक एसिड बना था वो अब कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो गया है, किसमें, COD में। उसी वजह से अब उसके क्रैम्प नहीं आएंगे, और COD यहाँ पर क्या है, वो फर्दर बाद में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। ये हम NCERT में पढ़ते हैं और ये मैंने आपको समझाया भी है, तो याद रखेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ये जो ग्लूकोज होता है जब हम भागते हैं तो ये लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इससे बचने के लिए कहा जाता है लंबे लंबे सांस लेने चाहिए ताकि ज़्यादा हम ऑक्सीजन ले सकें और जल्दी जल्दी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकले। तो ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं ली जा रही है तो वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। और फर्दर लेकिन अगर हम उसको प्रॉपर अमाउंट में हमें ऑक्सीजन मिल जाए, जैसे हॉट वाटर में उसने पानी रख दिया, तो वो फर्दर ब्रेक डाउन हो जाता है थोड़े समय के बाद। वो क्रैम्प आपके हमेशा के लिए नहीं रहते, बस थोड़े समय के लिए रहते हैं। वो फर्दर लैक्टिक एसिड बाद में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैन्योर। खाद का यहाँ पर कौन सा कार्य नहीं है, ये हमने बताना है। मृदा की संरचना को सुधारता है, बिल्कुल। इंप्रूवमेंट ऑफ सॉइल टेक्सचर, हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विद न्यूट्रेंट, बिल्कुल मृदा के जो पोषक तत्व हैं उनकी आपूर्ति करता है। मृदा को क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम, ये इंपॉर्टेंट हैं जो हमारी सॉइल के अंदर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्लांट ग्रो करते हैं तो सॉइल में से जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटाशियम है वो कम होते चले जाते हैं। तो उनको बरकरार रखने के लिए, क्योंकि वो पौधों को चाहिए, तो हम उनमें मैन्योर और फर्टिलाइज़र मिलाते हैं। तो वो हमारी जो सॉइल के न्यूट्रेंट हैं, पोषक तत्व हैं, उनको रिप्लेनिश करते हैं, उनकी आपूर्ति करते हैं। तो ये बात भी सही है। फिर इंप्रूवमेंट ऑफ वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, बिल्कुल जल की जो मृदा की जो जल प्रतिधारकता क्षमता है उसको सुधारने में मैन्योर जो खाद होता है वो मदद करता है। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन नहीं होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर इसका फंक्शन नहीं होगा। प्रोवाइडिंग पॉकेट इन द सॉइल फॉर सीड टू ग्रो, मृदा में बीज की वृद्धि के लिए पुटिका प्रदान करते हैं, ऐसा कार्य नहीं करते हैं आपके मैन्योर। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो आपके मैन्योर खाद जो है उसके फंक्शन है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर उसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंप्राइजेज ह्यूमन डिजीजेज कॉज्ड बाय वायरस, निम्न में से कौन सा उन मानव रोगों का समूचय है जो विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, वायरस से होते हैं। जब हम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बात करते हैं, क्षय रोग की बात करते हैं, तो ये हमें बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया से ये हमें होता है। तो ये तो बैक्टीरिया से होगा, वायरस से नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन बाहर। सेम ऐसी अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूँ तो बिल्कुल इसमें सारे ऑप्शन जो हैं वो वायरस से ही होते हैं। हेपेटाइटिस ए भी वायरस से ही होता है। मीजल्स जो आपकी छोटी टाइप की वो निकलती हैं, क्या कहते हैं, खसरा टाइप में ही आती है मीजल्स, तो ये भी आपकी वायरस से ही होती है, क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती। पोलियो भी याद रखेंगे, पोलियो भी वायरस डिजीज़ है, इसके टीके लगते थे। अब तो पोलियो जो है वो बहुत कम हो गया, लेकिन ये भी वायरस से ही हुआ था। चिकन पॉक्स जो है ये भी आपका वायरस से ही होता है। इनकी बेसिकली कोई डिजीज़ नहीं होती। चिकन पॉक्स, मीजल्स ही अपने आप थोड़े समय में ठीक हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे डिजीज़ किससे होते हैं, वायरस से होते हैं। बाकी कॉलेरा की बात करें तो ये आपका बैक्टीरिया से भी होता है, आपका प्रोटोजोआ से भी होता है। तो और अगर यहाँ पर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। तो ये बैक्टीरिया वाले ऑप्शन आ गए। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही एक ऐसा है जिसमें सारे वायरस हैं, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 जो एग्जाम में पूछा गया, वेरियस पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड देयर यूजेस आर गिवन बिलो इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, चूज द करेक्ट मैचिंग सेट। तो पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग नीचे स्तंभ ए और बी में दिए गए हैं। हमें यहाँ पर सही मिलान के जो समूचे है उसका चयन करना है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये पेट्रोलियम के ही उत्पाद हैं और इनका क्या क्या उपयोग होता है वो हमको बता रखा है। हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं बिटुमेन के बारे में, जो कि एक पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है जिसका यूज़ होता है सड़कों की परत बिछाने में बिटुमेन का प्रयोग किया जाता है। तो डी का यहाँ पर हमारा थर्ड होगा और डी का थर्ड हमको पहले ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस पर फोकस मैंने क्यों किया, क्योंकि ये मैंने आपको अच्छे से समझाया कि बिटुमेन जो है एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि रोड वगैरह में जो मेटलिंग करी जाती है, रोड की सड़कों की परत बिछाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो डी का आपका थर्ड होगा। बाकी सारे समझ लेते हैं। ये जो कोक होता है ये हमारा किस लिए प्रयोग किया जाता है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील के निर्माण के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करें कोलतार की, जो तो कोलतार होता है वो हमारा परफ्यूम और एक्सप्लोजिव जो विस्फोटक होते हैं और खुशबू के लिए हमारे कोलतार का प्रयोग किया जाता है। और जो कोल गैस होती है बेसिकली सीधी सी बात है ये हमारे ईंधन की तरह कार्य करती है, जो कि हमारा इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। तो कोल गैस के लिए हमारा सेकंड हो जाएगा। सी के सेकंड से भी आप आंसर पर जा सकते थे, तो वो हमको सिर्फ फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में मिल रहा था, तो उससे भी आप एक कनेक्शन बनाकर आंसर तक पहुंच सकते थे। बाकी बिटुमेन के बारे में हम पढ़ते ही हैं, इसका प्रयोग ये एक पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है और इसका प्रयोग रोड वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग सेट, कौन सा समूचे सही मिलान निरूपित करता है ये हमको बताना है। यहाँ पर सीधा सा हम सिल्क उठाएंगे, क्योंकि रेशम के बारे में हम पढ़ते हैं ये किससे बनता है, ये कृमि कोश, ककून। ककून जो है जो एक लेयर बन जाती है ककून की, वही उसको बाद में निकाल लेते हैं और वही हमारा क्या निर्माण करता है, सिल्क का, रेशम का जो है वो निर्माण करता है। तो सी का हमारा सेकंड होगा और सी का सेकंड हमको एकमात्र ऑप्शन सेकंड में देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा
यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पार्ट्स, क्योंकि पेपर लेंदी आता है तो सारे पार्ट्स नहीं देखेंगे, जल्दी जल्दी से एक ऐसी अप्रोच फॉलो करेंगे कि हम जल्दी से पेपर को सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर सिल्क का आपका ककून हो जाएगा। बाकी फ्लास्क, जूट वगैरह ये सब तने से, ये आपके तने से, स्टेम से प्राप्त होते हैं। एक तरह से सन का जो कट्टे वगैरह होते हैं, ये उस तरह का फ्लास्क जो होता है, सन होता है, वो तने से ही प्राप्त होता है। कॉटन जो है वो हमको किससे प्राप्त होता है, वो फूल, एक तरह का जो पेड़ होता है उस पर फूल की तरह होता है और वहाँ से हमें कॉटन जो है वो मिल जाता है। और बाकी कोकोनट फाइबर की बात करें तो वो आपका हस्क है, वो छिलका है। तो डी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट का आपका क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा। याद रखिए, चाहे सन पूछे, चाहे आपसे इसकी जगह अगली बार हो सकता है जूट पूछ ले, ये सारे के सारे हमें किससे मिलते हैं, ये सारे के सारे हमें तने से मिलते हैं। और सिल्क तो बिल्कुल अच्छे से याद ही रखना है, ये हमको ककून से मिलता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक के संदर्भ में जो सही कथन है उसका हमको यहाँ पर चुनाव करना है। एनसीईआरटी में पढ़ते हैं और पहले भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। जिसने अभी तक स्टार्टिंग से सीटेट की तैयारी करनी है, पूरी थ्योरी अगर पढ़नी है, तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, वहाँ से आप 32 क्लासेज जो हैं वो देखें, पढ़ें, समझें और डिटेल में उनको समझना है, क्योंकि बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अपने सेल्फ नोट जो हैं वो आप वहाँ से बना सकते हैं। तो प्ले लिस्ट जो है आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो आपको मिल जाएगा। और किसी को भी किसी भी प्लेलिस्ट का लिंक नहीं मिलता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो एनसीईआरटी में दो तरह की प्लास्टिक की बात होती है, एक होती है थर्मोप्लास्टिक और दूसरी होती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होती है जिसको हीट करने पर सॉफ्ट करा जा सकता है, मतलब गर्म कर कर वो पिघलाई जा सकती है आसानी से और बार बार उसको शेप को जो है चेंज किया जा सकता है। तो वो आपकी थर्मोप्लास्टिक होती है, जिसके उदाहरण होते हैं पॉलीथीन, पीवीसी। याद रखेंगे क्या क्या उदाहरण होते हैं, पीवीसी और पॉलीथीन जो है वो आपके थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण होते हैं। फिर एक दूसरी तरह की प्लास्टिक होती है आपकी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, मतलब सेट हो जाना। ये वो प्लास्टिक होती है जो आपकी मोल्ड नहीं हो सकती अगेन एंड अगेन, जिसको आप सॉफ्टन नहीं कर सकते बाय हीटिंग में, ये बिल्कुल फिक्स रहती है। जैसे जो आपके स्विचेस वगैरह होते हैं, टीवी का जो कैबिनेट होता है, जो आपके कुकर वगैरह के हैंडल होते हैं, उनमें कौन सी प्लास्टिक का प्रयोग होता है, वो थर्मोसेटिंग होती है। क्योंकि आपने देखा होगा वो हीटअप होने पर भी क्या होते हैं, वो पिघलते नहीं हैं। तो वो प्लास्टिक आपकी थर्मोसेटिंग होती है, जिसके उदाहरण होते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन। याद रखेंगे क्या होते हैं उदाहरण, बेकेलाइट और मेलामाइन। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, अब हमको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। थर्मोप्लास्टिक कैन बी मोल्डेड अगेन एंड अगेन, बिल्कुल यही तो मैंने समझाया था। जो थर्मोप्लास्टिक होती है, पहली वाली टाइप की प्लास्टिक, जिसमें एग्जाम्पल थे पॉलीथीन और पीवीसी, इनको मोल्ड करा जा सकता है, सांचों में ढाला जा सकता है बार बार। तो यहाँ पर पहली बात जो है वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब बाकी तीनों पॉइंट जो है वो गलत होंगे, तभी यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देख लेते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन बी सॉफ्टन बाय हीटिंग। मैंने सेटिंग का मतलब सेट हो जाना, तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो सॉफ्टन होती ही नहीं है बाय हीटिंग में, वो तो थर्मोप्लास्टिक होती है। तो ये वाला भी गलत हो गया। बेकेलाइट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक, अभी समझाया। थर्मोसेटिंग जो सेट हो जाती है उसके उदाहरण होते हैं बेकेलाइट और मेलामाइन, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। फिर पॉलीथीन और पीवीसी मैंने आपको अभी बताए थे, थर्मोसेटिंग के उदाहरण नहीं होते, ये आपके थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण होते हैं। तो इसी वजह से जो करेक्ट होगा वो यहाँ पर ऑप्शन 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि इजी क्वेश्चन था लेकिन अप्रॉक्स वैल्यू कर कर पूछा गया, तो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया। एक रैबिट है जिसकी फास्टेस्ट स्पीड कितनी है, 56 किलोमीटर आर, मतलब एक खरगोश की अधिकतम गति जो है वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। इफ़ इट हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 किलोमीटर, यदि उसे 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वह यह दूरी कितने मिनट में तय करेगा यदि वह सबसे तेज़ दौड़ सकता है। सबसे तेज़ किस चाल से दौड़ सकता है, 56 किलोमीटर प्रति घंटा से। अगर वो इसी चाल से कितना डिस्टेंस, कितनी दूरी कवर करता है, तो 2.5 घंटे की दूरी कवर करता है, तो उसे कितना समय लगेगा, किसमें, मिनटों में बताना है। तो यहाँ पर यही चीज़ निकालनी है, आपको पता होना चाहिए। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, दूरी बटे चाल होती है, ठीक है, दूरी बटे समय होती है। लेकिन अगर मुझे समय निकालना है, टाइम निकालना है, तो चाल नीचे चली जाएगी, तो दूरी बटे चाल हो जाएगा। किसका फॉर्मूला, समय का फॉर्मूला। अब दूरी मुझे पता है 2.5 है और मेरी चाल कितनी है, 56 है। अब यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो tan जो है वो नीचे इस तरह से आ जाएगा। अब मैं इसको अगर कट करूँगी तो सीधी सी बात है 25 इससे कम है तो पॉइंट में आंसर आएगा। आप जब इस आंसर को निकालेंगे तो ये आएगा 0.44 समथिंग आता चला जाएगा अप्रॉक्स में, तो हम इसको 0.44 मान लेंगे। लेकिन अभी tan और है नीचे, इस tan
के और होने की वजह से ये पॉइंट जो है एक और खिसक जाएगा और ये हो जाएगा आपका 0.044। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके कितना आ जाना है 0.044 जो है ये आपका सॉल्व कर आ जाएगा। लेकिन ये किस में है, ये आपके जो समय है वो घंटे में है, लेकिन अभी इसे मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे 60 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। और जैसे ही आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 6 चौक 24 का 4 2 कैरी, 6 चौक 24 और 2 पहले से, तो कितना हो जाएगा 26। तो ये इस तरह से होगा 0.264। लेकिन एक ज़ीरो ये भी है जिसकी वजह से ये और इधर खिसक जाएगा, इधर की तरफ खिसक जाएगा और ये हो जाएगा 2.64। तो मतलब जो टाइम मिनट में हो जाएगा वो 2.64 समथिंग बनेगा और ये अप्रॉक्स किसके बराबर होगा, 3 मिनट के बराबर होगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अप्रॉक्स में पूछा गया है जिसकी वजह से थोड़ी कैलकुलेशन इशू आ सकता है। बाकी आप सॉल्व करके देखेंगे, सिंपल फॉर्मूले में ही पुट करके आपको आंसर तक पहुंचना है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मैं अलग से समझा दूंगी। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में वो बता सकते हैं, आगे भी मैं इसको एक बार अच्छे से कवर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, ये देखिए ये प्रीवियस ईयर से ही रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन अगर किसी ने प्रीवियस ईयर देखे थे और वहाँ पर भी मैंने समझाया था तो वो इजीली इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे। प्रीवियस ईयर कौन से प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ, क्योंकि 2021 में पेपर हुआ था, तो 2011 से 2019 के प्रीवियस ईयर की बात कर रही हूँ। और अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो आई बटन में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा जिसमें एक ही क्लास में आपको 2011 से 2019 के सारे प्रीवियस ईयर मिल जाएंगे। अलीशा इज़ सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर, जो अलीशा है बुखार में पीड़ित है, उसकी सहेली ने उसका ताप रोग विषयक तापमान से देखा और पाया कि वह 101 डिग्री और दाईं ओर 2 भाग अधिक है। तो उसका तापमान कितना है, ठीक है। उसने क्लिनिकल थर्मामीटर से क्या करा, उसका टेम्परेचर चेक किया, वो कितना था 101 डिग्री सेल्सियस था। और साथ में 2 डिवीज़न ज़्यादा था राइट तरफ, दाईं तरफ। और हमको पता होना चाहिए 101 से अगर मुझे 102 डिग्री पर जाना है तो उसके बीच में इन्होंने बता दिया 5 डिवीज़न बिटवीन 2 बिग लाइन, मतलब 2 अलग अलग लाइनों के बीच में कितने डिवीज़न बटे हुए हैं, 5 डिवीज़न बटे हुए हैं। और 5 ही डिवीज़न होते हैं। तो वो 5 डिवीज़न कैसे होते हैं, 101 के बाद 102, फिर आता है आपका 104, फिर आता है आपका 106, फिर आता है आपका 108 और फिर बाद में हो जाता है आपका, मतलब इस तरह से 101.2, 101.2, 101.4, 101.6, 101.8 और फिर बाद में हो जाता है आपका 102। तो इस तरह से 5 डिवीज़न बन जाते हैं ये। अब वो राइट तरफ 2 बढ़ गई, मतलब इसको इस पे आ गई, तो मतलब उसका टेम्परेचर कितना था 101.4 जो है वो डिग्री उसका टेम्परेचर होगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही होगा। समझ में आया। 101 डिग्री के बाद वो 5 हिस्सों में कैसे बटेगा, 101.2, 101.4, फिर बाद में क्या हुआ होगा 101.6, 101.8 और बाद में फिर आपका 102 हो गया होगा। तो उसने ये तो बोला उसका टेम्परेचर 101 डिग्री था और दाईं तरफ 2 ज़्यादा है, 2 कॉलम ज़्यादा है, तो मतलब इधर की तरफ 2 कॉलम, मतलब ये 101.4 डिग्री जो है वो उसका टेम्परेचर है। ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म टू सेफगार्ड वन सेल्फ। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठंडी झंझा बादलों के गर्जन के दौरान कौन सी मानव क्रिया जो है वो नहीं करनी चाहिए, टॉकिंग थ्रू वायर्ड फ़ोन नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि वायर्ड फ़ोन से क्या हो सकता है, करंट जो है पास थ्रू होते हुए आपके वायर से होते हुए आप तक पहुंच सकता है। तो इसलिए हमें वायर वाले फ़ोन से जो है थंडरस्टॉर्म के समय बात नहीं करनी चाहिए। तो यही यहाँ पर एक्टिविटी हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो ऑप्शन 1 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ज़मीन पर उखड़ियों बैठ जाना, बिल्कुल मोबाइल फ़ोन का आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें थंडरस्टॉर्म में। बाकी टेकिंग शेल्टर अंडर शॉर्ट ट्री, छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना, क्योंकि वो इजीली झुक जाते हैं तो वो जल्दी से क्या होते हैं, टूटते भी नहीं है, तो आसानी से उनके अंदर रहा जा सकता है। तो यहाँ पर पहला ही जो ऑप्शन है उसी को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि उसमें आपको करंट लगने का संकेत है। वायर के माध्यम जो है वो करंट आप तक पहुँच सकता है, क्योंकि जब क्या होगा, बिजली की गड़गड़ाहट होगी। क्वेश्चन 17, साउंड वेव विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से किन में ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती, नहीं पाई जाती। तो वो आपको पता ही होगा, वो वैक्यूम होता है, वो निर्वात होता है। निर्वात में जो है ध्वनि गमन नहीं करती, क्योंकि साउंड जो होता है ना उसको एक मीडियम, एक माध्यम की ज़रूरत है, उसको कणों की ज़रूरत है और उन्हीं के थ्रू वो ट्रैवल कर सकती है। साउंड वेव जो होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में ट्रैवल करती है। सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में थोड़ा कम और गैस में सबसे कम। इसलिए रेल की पटरियों पर अगर आप पटरी पर अपने कान रख देंगे तो
तो आपको जल्दी ट्रेन की आवाज़ सुनाई देगी एज़ कम्पेयर टू हवा में। क्यों? क्योंकि सॉलिड में जो साउंड होती है वो ज़्यादा होती है। ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बना है। तो सॉलिड लिक्विड गैस में घटती चली जाती है जो साउंड है, लेकिन निर्वात जो वैक्यूम है, स्पेस है, वहाँ पर साउंड, क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, तो स्पेस में अगर आप टॉक करेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि साउंड को चाहिए मीडियम, जो कि आपको वैक्यूम में, निर्वात में देखने को नहीं मिलता, तो इसलिए साउंड जो है वहाँ पर ट्रैवल नहीं करेगी। क्वेश्चन 18 जो आपका एग्जाम में पूछा गया, फिर से आपका जो क्वेश्चन है प्रेशर वाले चैप्टर से पूछा गया। क्वेश्चन इजी है। देखिए प्रेशर का किस तरह से क्वेश्चन बना। 4 ग्लास हैं, 4 ग्लास सिलेंडर A B C एंड D, A B C और ये हमारा D, ठीक है। 4 हैं जिनकी सेम लेंथ है, मतलब सेम ऊंचाई के हैं 25 सेंटीमीटर के, और सबका डायमीटर जो है, जो इनकी गोलाई है, वो भी सबकी सेम है, और पानी से भरे हुए हैं, ठीक है। और पानी इनमें कितना भरा हुआ है? सब में 20 सेंटीमीटर, मतलब सब हैं 25 सेंटीमीटर के, लेकिन सब में 20 सेंटीमीटर तक क्या है, पानी जो है वो भरा हुआ है। अब इनमें छेद करे गए। होल्स आर मेड इन A एट 5 सेंटीमीटर, B में 8 सेंटीमीटर में, C में 10 सेंटीमीटर में और D में 12 सेंटीमीटर में। मतलब इनकी जो देखिए, उसके बाद ए में तली से मतलब नीचे से छेद करा गया इनमें। एक में 5 सेंटीमीटर पर करा गया, एक में क्या करा गया, 8 पर करा गया, एक में 10 पे करा गया और एक में 12 पर किया गया। नीचे से साफ साफ बोला है, तली से छेद करे गए हैं, मतलब नीचे की तरफ से, नीचे से 5 सेंटीमीटर तो यहाँ पर हो गया, फिर एक में 8 सेंटीमीटर थोड़ा ऊंचा हो गया, फिर एक में 10 सेंटीमीटर वो थोड़ा और ऊंचा हो गया, और एक में डी में 12 सेंटीमीटर तो वो थोड़ा और ऊंचा हो गया। इस तरह से उनमें होल करे गए। तो अब हमसे पूछा क्या गया है, इन विच सिलेंडर विल द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल ट्रेवल फास्टेस्ट। आपको पता होना चाहिए प्रेशर जो है वो ऊंचाई के साथ घटता है। हमने पढ़ा है पहाड़ों पे प्रेशर कम होता है, क्योंकि परतें जो हैं वो कम होती चली जाती हैं, तो जितना नीचे होते हैं प्रेशर ज़्यादा होता है। तो सीधी सी बात है, ए में जो होल है वो 5 सेंटीमीटर पे है, मतलब यहाँ प्रेशर, नीचाई ज़्यादा है तो प्रेशर यहाँ सबसे ज़्यादा होगा, जिससे क्या होगा, पानी सबसे दूर जाएगा। तो याद रखेंगे यही पूछ रहा है। तो कहाँ पर जो पानी है होल से सबसे ज़्यादा निकलेगा, तो वो ए से ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही सबसे नीचाई में छेद हुआ है, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा एज़ कम्पेयर टू B, C और D। तो ए जो है, ए में से जब हम पानी निकालेंगे तो वो बहुत ही दूर तक जाएगा। समझ में आ गया होगा ये आपको अच्छे से। ये हमने थ्योरी क्लास में भी पढ़ा है, 32 क्लास जब आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये मैंने अच्छे से समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, मैच द गैजेट गिवन इन कॉलम ए विद द एपरेटस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देम इन कॉलम बी। स्तंभ ए में दिए गए युक्तों को स्तंभ बी के उनको निर्माण करने के लिए किन सामग्री का प्रयोग किया जाएगा, उनसे हमें मिलान करना है। ये जो पिन होल कैमरा होता है, इसकी हमने बात NCERT में भी की है और NCERT में बताया भी है, और मैंने समझाया भी है कि पिन होल कैमरा कैसे बनाते हैं। 2 भिन्न आकार के यहाँ पर एक बड़ा डिब्बा लिया जाता है और उसके अंदर फिट करने के लिए एक छोटा डिब्बा लिया जाता है, और इस बड़े डिब्बे को यहाँ से काट के उसमें कैसा पेपर लगा दिया जाता है, पारभासी पेपर, जिसमें से धुंधला दिखाई देता है, उस तरह का पर्दा लगा दिया जाता है, और वहाँ से हमें पिन होल कैमरा जो है वो मिल जाता है। तो एक पिन होल कैमरा बनाने के लिए हमें 2 डिफरेंट बॉक्सेस चाहिए होंगे अलग अलग साइजेस के, और एक हमें ट्रांसलूसेंट स्क्रीन चाहिए होगी। ये हमें NCERT में हम देखते हैं। तो ए का आपका 4 होगा, और ए का 4 जो है वो आपको देखने को मिल रहा है सेकंड और थर्ड ऑप्शन में। इसका मतलब इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा। और अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है कैलाइडोस्कोप और पेरिस्कोप में, तो इनको छोड़कर हम बढ़ेंगे न्यूटन डिस्क पर। डिस्क आपको पता है वो सर्कुलर ही होती है, तो डी का आपको फर्स्ट यहाँ पर दिख जाएगा, सर्कुलर कार्डबोर्ड का टॉप विद पेंटेड 7 कलर्स पेंटेड करे गए और एक नील का प्रयोग किया गया। तो सीधी सी बात आपने देखा डिस्क ऐसी ही होती है, तो डी का आपका फर्स्ट हो जाएगा। डी का फर्स्ट हो जाएगा तो मतलब ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की अप्रोच से आप क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। बाकी अब हम देख भी लेंगे न्यूटन डिस्क जो है वो, न्यूटन का जो चक्र है वो कैसे बना। आपका वर्तीय गत्ता जो है लिया गया, जिसकी ऊपरी हिस्से पर 7 रंगों से पेंट किया गया और एक जो है कील ली गई, और उसी से हमारा जो न्यूटन का चक्र है वो बन जाएगा। पिन होल कैमरा के लिए ये हो गया। बहुरूपदर्शी है ना, कैलाइडोस्कोप की हम बात करते हैं, जिसमें हर बार एक नया पैटर्न दिखता है, NCERT में बताया गया है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 3 आयताकार दर्पण पट्टियाँ लेंगे, एक गोलाकार समतल दर्पण की तस्तरी लेंगे और चूड़ियों के कुछ टुकड़े लेंगे, और क्या करेंगे, गत्ते की ट्यूब और चक्रिका जो है वो हम यहाँ पर लेंगे। परिदर्शी के लिए हम क्या लेंगे, 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता जो है वो हमें यहाँ पर चाहिए होगा। पेरिस्कोप के लिए 2 प्लेन मिरर एंड ए हार्ड कार्डबोर्ड। तो इस तरह का पूरा इनके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, जिनसे क्या होगा,
हम इन्हें बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर सबसे ज़्यादा करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। बस इतना ही सपोर्ट मुझे आपका चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने प्यारे से कमेंट कर दिया करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और वीडियो को प्लीज़ जो है शेयर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जोड़ने की इस चैनल से आप कोशिश करें। बस इतना ही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन द, यहाँ पर सेल होगा, वैसे सेल की भी ज़रूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, कौन जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्रक होता है, उसका कौन सा कार्य नहीं है, ये हमको बताना है। ये हमारी कोशिका हमारे सेल के अंदर मिलता है, सेंटर में होता है। सेंटर में होता है कहाँ, हमारे एनिमल सेल में। हम एनिमल सेल के अंदर ही आते हैं, तो हमारे अंदर तो ये सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में ये कोने पर होता है, पेरीफेरल होता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल, ये इसका फंक्शन नहीं होगा। और ये यही पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है, तो यही इसका फंक्शन नहीं है। ये सेल को जो शेप और रिजिडिटी, जो सुदृढ़ता होती है, रिजिड, ताकि वो खड़ा रहे बिल्कुल, आकार, वो प्रदान करती है सेल की बाहरी लेयर, जिसे हम बोलते हैं क्या, बेसिकली ये प्लांट में होती है, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो वो जो है प्लांट को रिजिड, ताकि प्लांट क्या होता है, जब आंधी तूफान आता है तो वो गिरते नहीं हैं। तो वो क्यों नहीं गिरते, क्योंकि उनके अंदर जो सेल होते हैं ना, उनमें सेल वॉल होती है, जो उनको शेप और रिजिडिटी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो ये काम आपका सेल वॉल का होता है, कोशिका भित्ति का होता है, ना कि न्यूक्लियस का। तो ये ऑप्शन बाहर हो जाएगा। बाकी न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर आपके जीन होते हैं, जो क्या करते हैं, टू ट्रांसफर ट्रेंड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ जीन। जीन के रूप में जनक से संताति का अभिलक्षण जो है वो स्थानांतरित करते हैं, ये यहाँ पर इनका कार्य होता है। इट एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल, बिल्कुल यह नियंत्रक केंद्र की तरह कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। ये मास्टर होते हैं, ये सेंटर में होते हैं, सारी एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर से और बाहर जो साइटोप्लाज्म का द्रव है उनका, उसमें से जो चीज़ें न्यूक्लियस के अंदर जाएंगी उनका आदान प्रदान करने में भी केंद्रक जो है वो मदद करता है। कोशिका द्रव और केंद्रक के मध्य पदार्थों का जो गतिविधि होती है वो करना भी किसका काम होता है, न्यूक्लियस का काम होता है। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ सही है, फर्स्ट ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत है। इस तरह से हमने ये 20 क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।